हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अर्थमेटिक के बारे में। अर्थमेटिक के अंदर जितना भी फार्मूला आता है वो सभी फार्मूला के हम लोग बात करेंगे, मतलब अच्छे से पूरा रिवीजन कर लेंगे। जिस एग्जाम में भी अर्थमेटिक आता है, नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, वो सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये वीडियो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला टॉपिक। देखिए नंबर सिस्टम है, तो नंबर सिस्टम में आपको क्या पता है कि नंबर कितने टाइप के, तो दो होता है। एक तो आपका इमेजिनरी होता है और दूसरा आपका वास्तविक होता है जो रियल होता है। इमेजिनरी का मतलब वो हो गया जैसे कि आपका आयोटा के फॉर्म में आता है, मतलब क्या, तो रूट के अंदर माइनस के, मतलब माइनस के फॉर्म में जो नंबर आता है वो इमेजिनरी होता है। और वास्तविक नंबर वो हो गया जैसे कि मतलब वो रूट के अंदर में माइनस नहीं आएगा, जिसके अंदर वास्तविक नंबर के अंदर हो जाएगा, रियल नंबर के अंदर दो चीज़ें हो जाएगा। एक तो हो जाएगा आपका रेशनल नंबर और दूसरा हो जाएगा इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर बोले तो वो हो जाएगा जिसको हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और इरेशनल नंबर वो हो जाएगा जिसको हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे रूट अंडर 2 हो गया, रूट अंडर 3 हो गया, तो कैसा नंबर है, तो ये रेशनल नंबर है, यानी कि अपरिमेय नंबर है। ठीक है, देखिए अब इसमें हो जाएगा रेशनल नंबर में दो चीज़ें होगा। एक तो होगा आपका पूर्णांक जो इंटीजर होगा और दूसरा होगा फ्रैक्शन होगा। फ्रैक्शन मतलब जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि 2/3 हो गया, 3 में और 8/5 हो गया, तो ये सब कैसा है, तो एक फ्रैक्शनल नंबर है। इंटीजर में मतलब जैसे कि क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो मतलब ये सब कैसा है, तो इंटीजर है। अब देखिए इंटीजर में भी दो, मतलब जैसे कि एक तो नेगेटिव इंटीजर होता है जिसको आप नेगेटिव से दिखाते हैं, उसके बाद जो पॉजिटिव इंटीजर होता है और उसके बाद क्या, शून्य होता है। ठीक है, तो ये एक्चुअली ये सब पार्ट होता है इंटीजर का। ठीक है, अगला देखिए अब क्या होता है, पॉजिटिव में क्या होता है कि दो चीज़ें आता है। ये क्या आता है, तो होल नंबर। आपको यहाँ क्या याद रखना है ना कि होल नंबर जो स्टार्ट होता है 0 से होता है और जो नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है प्राकृतिक संख्या 1 से होता है। तो इतना ही का डिफरेंस होता है दोनों में। जब भी आपको होल नंबर की बात करेगा तो आपको 0 से ले लेना है, और जब भी आपको नेचुरल नंबर की बात करें, मतलब प्राकृतिक संख्या की बात करें, तो आपको 1 से ले लेना है। समझ गए बातों को। देखिए आगे आपका क्या, अभाज्य संख्या, जिसको हम रूट भी बोलते हैं या इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर वैसा नंबर होता है जो अपने आप से विभाजित होता है या फिर 1 से विभाजित होता है। ठीक है, तो ये आपका प्राइम नंबर हो गया। और कंपोजिट नंबर क्या होता है, दो नंबर के गुना करने के बाद जो नंबर आता है वही कंपोजिट नंबर होता है। जैसे कि यहाँ 4 है तो 2 गुने 2 हो गया, 3 है तो 2 गुने 3 हो गया, तो ये सब कैसा है, कंपोजिट नंबर है। अब यहाँ पे देखिए इवेन नंबर की अगर बात करें तो 2, 4, 6, 8 ये सब इवेन नंबर है। ऑड नंबर आपका 1, 3, 5, 7 हो गया, ये सब कैसा नंबर है, तो ये सब ऑड नंबर है। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका कह रहा है यहाँ पे इरेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या की बात कर रहा था। कौन होता है, आपको पता है जो जिसको पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो इसको देखिए रूट अंडर 2 को आप लिख सकते हैं, पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो ये कैसा नंबर है, तो इरेशनल नंबर है, यानी कि अपरिमेय संख्या है। जैसे कि पाई का भी वैल्यू कितना होता है, 3.15 होता है, मतलब इस रूप में होता है। तो इसको भी आप पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो ये भी कैसा, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर है। आप बोलिए कि सर पाई का मान तो 22/7 होता है, तो ये एक्चुअल वैल्यू नहीं होता है, ये एक्चुअली लगभग वैल्यू होता है, इसीलिए इसको हम किस में रखते हैं, तो इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या में रखते हैं। अगला देखिए, अगला आपका को प्राइम नंबर। देखिए को प्राइम नंबर या सह अभाज्य संख्या, देखिए ये वो संख्या होता है जिसके बीच में जो है ना, मतलब एक के सिवा और कुछ कॉमन नहीं हो। मतलब अगर हम एक शॉर्ट वर्ड में बोले तो क्या होगा, जिसका HCF जो होगा कितना होगा, 1 होना चाहिए। समझ गए बातों को। तो सब क्या है, प्राइम में। जैसे कि 2 और 3 को बीच में देखिए कुछ भी कॉमन आपको है, एक ही है, बस एक के सिवा और कुछ नहीं। जैसे कि आपको यहाँ पे 5 और 8 के बीच में देखिए, इसके बीच में भी एक ही कॉमन है, तो ये सब क्या हो गया, तो को प्राइम नंबर हो गया। चलिए आगे देखिए, देखिए आपको आ गया क्या, देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है कि एक क्या है, एक तो न तो मतलब भाज्य संख्या और न अभाज्य संख्या, एक कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, न तो प्राइम नंबर होता है और न ही ये मतलब नॉन प्राइम नंबर होता है। देखिए ये क्या आ गया कि ऐसी संख्या जो अभाज्य संख्या हो एवं सम संख्या हो। तो मतलब जैसे कि 2 क्या है, तो एक अभाज्य संख्या भी और सम संख्या भी, और सबसे छोटा अभाज्य संख्या भी 2 ही होता है, ये आपको याद रखना है। देखिए आगे जो बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिर्फ हम उसका चर्चा करेंगे। जो कोई लाइन है जो कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट है उसका चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। अगर आपको देखना होगा तो आप मतलब इसे एक बार देख लीजिएगा खुद से, लेकिन हम जो चर्चा करेंगे सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट का जो एग्जाम में आता है। देखिए 2 क्या है, तो 2 सबसे छोटा क्या है, मतलब अभाज्य संख्या बोलिए या रूट संख्या बोलिए, सबसे छोटा होता है और सम भी होता है। 0 क्या है, तो 0 तो न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है 0। ठीक है, पाई के साथ एक अपरिमेय संख्या पूछा जाता है पाई, क्योंकि आपको पता है पाई को 22/7 तो लिख लेते हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, इसीलिए बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए आगे देखते हैं।
देखिए आगे जो आपका इंपॉर्टेंट है ये चीज़ों को देखिए। देखिए ये चीज़ें तो आपको पता है कि किसको इतना लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। ये आपका असीमित तक जाएगा, मतलब इसका कोई ठिकाना नहीं कहाँ तक जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा कि टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब आपको पता है कि इसका वैल्यू इतना ही आएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो यानी कि जो आपका विभाजिता का जो नियम दिया गया है ये आपको थोड़ा सा याद रहना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 2 से विभाजित कौन होगा, तो जिसके लास्ट में ना 2 से विभाजित होगा, अगर लास्ट का नंबर अगर 2 से विभाजित होगा तो सब नंबर 2 से क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे आपका कि देखिए क्विक रिवीजन है, इससे क्या होगा ना कि आपके एग्जाम के लिए तैयारी जो है उसके ऊपर एक मक्खन लग जाएगा। समझ गए बातों को, मतलब आपको पूरा का पूरा क्विक रिवीजन हो जाएगा, आपको अच्छा से फॉर्मूला याद हो जाएगा, जो कंसेप्ट भूले बिसरे उसको आपको सबको मतलब रिवीजन हो जाएगा। देखिए 3 से विभाजित का क्या रूल है कि वो सभी नंबर जो दिया गया वो जोड़ने के बाद 3 से विभाजित है, तो मतलब वो नंबर 3 से विभाजित होगा। 9 से विभाजित का क्या रूल है कि जो भी नंबर दिया गया वो सब के सब 9 से, मतलब उसको जोड़ने के बाद 9 से विभाजित है, तो मतलब वो नंबर 9 से विभाजित होगा जोड़ने के बाद। ठीक है, देखिए आगे, अगर आपको मैथ अच्छे से पढ़ना है तो मैं मैथ का क्लास चला रहा हूँ जिसमें एनटीपीसी में जितना प्रश्न पूछा गया CBT 1 में उस सब का मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ, तो उसको आप देख सकते हैं। इस सब क्वेश्चन को जितना भी यहाँ पे फॉर्मूला है ना, इस सब के बेसिस पे वहाँ क्वेश्चन है जो मैं करा रहा हूँ वहाँ पे। ठीक है, देखिए आगे, देखिए आगे आपका क्या यानी कि 5 से विभाजित का क्या रूल है, देखिए लास्ट में 0 होना चाहिए या मतलब 5 होना चाहिए, तभी वो क्या होता है 5 से विभाजित होता है। ठीक है, देखिए 4 से विभाजित का क्या रूल है कि लास्ट का 2 नंबर कितना होना चाहिए, तो 4 से विभाजित होना चाहिए। जैसे क्या समझ कि x y कुछ भी है, लास्ट के जो 2 नंबर है 4 से विभाजित है अगर, तो मतलब वो नंबर क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 4 से विभाजित हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका क्या 8 से विभाजित। देखिए 8 से विभाजित का क्या होता है ना कि लास्ट का जो 3 गो नंबर है, जैसे कि सपोज ये कोई नंबर है x y z कोई नंबर है, और ये क्या है हमको पता नहीं, लेकिन ये लास्ट का जो 3 गो है ना, ये तीनों अगर 8 से विभाजित है तो मतलब ये सब के सब नंबर 8 से विभाजित हो जाएगा। समझ गए बातों को, यही बात है यहाँ भाषा में लिखा गया, तो हम आपको डायरेक्ट मतलब बता रहे हैं, डायरेक्ट बता रहे हैं ताकि आपको वही चीज़ याद रहेगा। भाषा पढ़ के सुना देंगे तो ये याद नहीं रहेगा, लेकिन जो हम डायरेक्ट बता रहे हैं वो चीज़ आपको याद रहेगा। देखिए आगे क्या 11 से विभाजित का क्या रूल है कि जैसे कि कोई भी नंबर लिखा है, सपोज यहाँ A B C D ऐसे कुछ लिखा है, DE लिखा गया, तो आप सबसे पहले इसके ऑड प्लेस का जोड़ लीजिए, मतलब क्या जोड़ लीजिएगा, A प्लस में C प्लस में E हो गया। ठीक है, अब इसको घटा लीजिए, किस में से, तो इसको घटा लीजिए B और D में से, तो यहाँ क्या हो जाएगा B प्लस में, यानी कि एगो B हो जाएगा, एगो प्लस में D हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ के घटा लीजिए। अब जो यहाँ पे आएगा या तो आपको 0 आएगा या तो क्या आएगा 11 का मल्टीपल आएगा। अगर 0 आ जाएगा तभी भी, 11 का मल्टीपल आ गया तभी भी, ये 11 से विभाजित है। अगर ये दोनों में से कोई भी नहीं है मतलब 11 से नंबर विभाजित नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, देखिए आपका आगे जो है ये सब तो आपको पता ही होता है। देखिए ये सब में एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आपको सीखने के लायक, जो मैं पीछे बताऊं वही बात को यहाँ पे लिखा गया, लेकिन यहाँ पे आपको ये फार्मूला आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको खूब अच्छे से याद रखना है। यहाँ जितना भी फार्मूला लिखा गया मतलब पूरा का पूरा एग्जाम में आपको सीधे काम आएगा। तो ये तो आपको पता होगा A प्लस B के होल स्क्वायर यानी कि A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर प्लस में 2AB। अब इसी को देखिए, अब इसको क्या कीजिए ना कि इसको इधर लेकर के आ जाइएगा, तो इसको मतलब इधर ले जाके घटा लीजिए, मतलब सेम बात है, इसको बनाया गया सिर्फ। ठीक है, तो आपको मेन ये याद रखना है, उसके बाद ये सब क्वेश्चन आएगा तो आपको अपने आप बन जाएगा। उसी तरह से A माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर माइनस 2AB होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्यूब में आ गया, ये आपको इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको आपको याद रखना है, स्टार मार्क लगा लीजिए। A प्लस में B के होल क्यूब क्या होता है, तो A क्यूब प्लस में B क्यूब प्लस में 3AB इंटू में A प्लस B, और इसको और एक टर्म लिख सकते हैं, जैसे कि ये दोनों को अगर इधर लेकर के आ जाइएगा, चाहे ये दोनों को यहीं रखिए, इसको अगर इधर लेकर के आ जाएगी तो ये चीज़ें लिखिएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी क्या आपका A प्लस में B के क्यूब है और यहाँ भी A प्लस B है, तो A प्लस B दोनों में से कॉमन ले लीजिएगा। जब कॉमन लीजिएगा तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे आपका ये चीज़ें बच जाएगा। इसको तोड़ के देखिएगा तो कैसे होगा, देखिए A प्लस में B आप कॉमन ले लिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या बचा, यानी कि A प्लस में B का होल स्क्वायर बचा ना, उसके बाद क्या बच गया, यहाँ पे आपका बच जाएगा -3AB बच जाएगा। ठीक है, अब इसको तोड़िएगा होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर प्लस में कितना, तो 2AB बच गया, और माइनस में 3AB आपका यहाँ से पहले बचा हुआ है, तो ये क्या लिखिएगा आप, A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर और माइनस में क्या लिखिएगा, तो AB लिखिएगा। तो यही चीज़ तो फार्मूला लिखा गया है, इंटू में A प्लस में B का इंटू में, समझ गए बातों को, तो यही चीज़ें यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, देखिए आपका आगे क्या है, जैसे हम यहाँ पे A प्लस बी का बताया उसी तरह से यहाँ पे A माइनस बी का दिया हुआ है, तो ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है आपका A प्लस में B प्लस में C का होल स्क्वायर क्या होगा, तो इसका होता है A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर प्लस में C स्क्वायर होता है, और प्लस में कितना, तो देखिए यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, अगर कॉमन नहीं लिया रहता तो सब में गुना रहता। ठीक है, तो अगर 2 कॉमन ले लेते तो क्या हो जाएगा, AB प्लस में BC प्लस में CA हो जाएगा। अब इसी को मॉडिफाई करके आप ये लिख सकते हैं, इस इतना के बराबर आप इसको कर ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब आगे क्या आ गया कि ये फार्मूला आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला
ये फार्मूला जो देख रहे हैं, इससे हमेशा क्वेश्चन आता है, एनटीपीसी में भी आया था, ग्रुप डी में भी आएगा, सभी परीक्षा में आता है लगभग। ठीक है, देखिए क्या है फार्मूला कि ए क्यू प्लस में बी क्यू प्लस में सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू में क्या है तो ए प्लस में बी प्लस में सी, और ब्रैकेट में फिर से क्या है तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ठीक है, इसको थोड़ा और मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। जब यहाँ पे 1/2 अगर कॉमन ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये तो सेम रह जाएगा लेकिन इसमें चेंजिंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा कि ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस में बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस में क्या तो सी माइनस ए का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये आपको दोनों याद रखना है। यहाँ पे खास बात क्या याद रखना है, ये देखिए कि अगर इसमें ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू अगर आप जीरो डाल देते इसके मतलब ये पूरा टर्म जीरो हो गया। इधर का जो आपको मतलब राइट हैंड साइड में दिया है पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। इसके मतलब ए क्यू प्लस में बी क्यू प्लस में सी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा तो 3abc हो जाएगा। यही बात यहाँ पे लिखा गया, देखिए जहाँ मैं पेन चला रहा हूँ, समझ गया। तो यही चीज़ हमेशा बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये आपको कंडीशन दे देगा कि ए प्लस में बी प्लस में सी इक्वल टू जीरो है तो ए क्यू प्लस में बी क्यू प्लस में सी क्यू इक्वल टू कितना होगा, तो आपको क्या बताना है कि 3abc हो जाएगा। समझ गए बातों को। अगर यहाँ पे एक्स क्यू प्लस में वाई क्यू और प्लस में कितना जेड क्यू दे देगा तब आपको क्या लिखना है कि 3xy और जेड हो जाएगा। ये जो भी यहाँ पे लिखा रहेगा उसको इसके साथ आपको यहाँ कर देना है। ये कब होता है तो जब यहाँ पे x प्लस में वाई प्लस में जेड इक्वल टू में जीरो दे दे तब। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आपका ये आगे ये क्या कर रहा है कि भाज्य बराबर क्या होता है, तो आपको ये पता है, अगर नहीं पता है तो याद रख लीजिए, इस पर क्वेश्चन आता है। भाज्य बराबर क्या होता है तो भाजक गुने भागफल और जोड़ शेष होता है। समझिए बातों को। अब इसी को यहाँ से आप अलग अलग चेंज करके लिख सकते हैं, लेकिन आप इसको खाली याद रखिए, बाकी जो कुछ पूछेगा यहाँ से सब निकल जाएगा। यहीं से भाज्य बराबर ले लिया है और इसको शेष को इधर ले जाके घटा लिया और इसे भाग दे दिया, तो मतलब आपको सबको याद नहीं रखना, सिर्फ इसको याद रखना है पहला नंबर का। चलिए आगे देखिए आपका आगे क्या है। देखिए ये गुणनखंड तो आपको आता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये एलसीएम गुने एचसीएफ ये सब आपको आता है। हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला की बात करते हैं, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे थे एलसीएम एचसीएफ का जो छोटा छोटा क्वेश्चन होता है ये तो आपको बनता ही है। अगर नहीं बनता है तो आप मेरे साथ जरूर जुड़िए, मतलब जो मैथ का क्लास कराता हूँ उसमें। देखिए यहाँ पे एलसीएम इक्वल टू में क्या होता है तो एलसीएम इक्वल टू में होता है आपका एचसीएफ और गुने में क्या होता है तो जो अभाज्य संख्या जो अभाज्य गुणनखंड है वो हो जाएगा। कैसे मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे एक नंबर आप कितना ले लिए 12 ले लिए, एक 8 ले लिए, तो ये दोनों में कॉमन क्या था बोलिए कॉमन 4 हो गया, तो ये कितना बच जाएगा तो यहाँ 3 बच जाएगा और यहाँ 2 बच जाएगा। इसके मतलब क्या हुआ 4 इसका क्या होगा एचसीएफ हो गया कि नहीं हो गया। तो इसका एलसीएम निकालते तो कैसे निकालते हैं 4 गुने में 3 गुने में 2 यही निकालते हैं ना। तो ये 4 क्या हो गया एचसीएफ हो गया, तो ये क्या होता है एलसीएम बराबर इतना होता है। तो ये हो गया आपका एचसीएफ जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए ये आपका एचसीएफ हो गया और ये सह अभाज्य का गुणनखंड है। तो देखिए 2 और 3 के अंदर क्या कॉमन है, एक नंबर सिर्फ कॉमन है। तो हम आपको पीछे क्या बताए थे सहअभाज्य क्या होता है जिसके अंदर में क्या हो कोई भी एचसीएफ कॉमन ना हो, मतलब एक के सिवा और कुछ कॉमन ना हो। ठीक है, देखिए आगे क्या को प्राइम नंबर क्या होता है तो को प्राइम नंबर वही नंबर होता है जिन दोनों के बीच में क्या हो एचसीएफ 1 हो। तो देखिए 2 और 9 के बीच में कितना एचसीएफ होता है तो 1 होगा। ठीक है, इसके बीच में भी कितना होगा तो 1 होगा, इसके बीच में भी कितना होगा 1 होगा, मतलब वो दोनों में एक से बड़ा कोई भी नंबर कॉमन ना हो तो उसे क्या बोलते हैं को प्राइम नंबर बोलते हैं। अगला देखिए अगला आपका क्या आ गया, अगला है आपका कि यहाँ पे बात कर रहा है भिन्न का मस। अगर मस निकालना है तो देखिए जो चीज़ आपको निकालना है वो ऊपर में रखना है और जो नहीं निकालना है तो देखिए 2 ही चीज़ होता है, एक तो लसा होता है एक मसा होता है। तो जो आपको निकालने के लिए बोलेगा उसको ऊपर में और जो नहीं बोला तो उसको नीचे में। यहाँ पे मसा बोला तो मसा को ऊपर में नीचे में लसा, और यहाँ पे देखिए आप लसा बोला तो लसा को ऊपर में नीचे में मसा। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखिए आगे आपके लिए यहाँ पे ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो हम सब कवर करेंगे, जो इंपॉर्टेंट नहीं उसको हम बोलेंगे छोड़ने के लिए। अगर आपको मन है तो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो अनइम्पोर्टेंट है उसको हम आपको नहीं पढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या है एक में क्या लिखा हुआ देखिए यहाँ पे लिखा, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट चीज़ है ना उसी को आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से तो रिजल्ट 100% गारंटी के साथ आएगा। लेकिन अगर अनइम्पोर्टेंट चीज़ों को पढ़ने में टाइम खराब कर लीजिएगा तो इंपॉर्टेंट है छूट जाएगा तो क्या फ़ायदा। देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर इसके अंदर यानी कि 3 जो है रूट के अंदर तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 के पावर में 1/2 लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ क्या 5 के पावर में कितना है तो रूट तो है यहाँ, लेकिन यहाँ 4 है तो यहाँ क्या 1/4 कर लीजिए। देखिए यहाँ जितना रहा यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब क्या था 2 था तो इसीलिए हम क्या कर लिए 1/2 कर लिए 3 के पावर में। समझ गया। देखिए अब घातांक का कुछ लॉ होता है, क्या होता है अगर बेस सेम है तो पावर में क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे देखिए भाग में है तो क्या हो जाएगा घट जाएगा। उसी तरह से देखिए यहाँ पे a के पावर में m है और n के पावर में n है तो ये दोनों क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए a और b के पावर में कितना n है तो दोनों को अलग अलग करके भी दोनों के पावर में आप n लगा सकते हैं। समझ गए बातों को। देखिए अब यहाँ पे क्या a बटा में b के पावर में n है, मतलब आप सेपरेट भी लिख सकते हैं, a के पावर में n भी लिख सकते हैं और b के पावर में n भी लिख सकते हैं। किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 हो जाएगा तो वो 1 देगा। तो यहाँ पे a के पावर में 0 है 1, यहाँ पे 10 के पावर में भी 0 कर लीजिएगा तो 1 देगा। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखिए
आगे आपका ये चीज़ें दिया गया यहाँ पे, इसको ध्यान से देख लीजिए, ये सब काम आएगा आपको। देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे रूट के अंदर ये पहले एन है, उसके बाद ये भी एन है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो ये डायरेक्ट ए हो जाएगा। कैसे, तो देखिए अगर यहाँ पे आप 2 रहता तो ए के पावर में 1/2 लिखते हैं ना, तो उसी तरह से एन है, तो आप क्या कीजिए, ए के पावर में क्या हो जाएगा 1/n हो जाएगा, और उसके पावर में फिर से क्या है, तो एन है, तो इस एन से ए कट जाएगा, तो क्या बच गया, यही बच गया ना। उसी तरह से देखिए यहाँ पे तो दोनों को आप सेपरेट भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी तो दोनों को नीचे ऊपर करके भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे जो ये है मतलब रूट के अंदर पहले एन है, उसके बाद पावर में एम है, तो इसको आप अंदर भी लेकर के आ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब यहाँ पे देखिए 2 चीज़ें हो गया, 2 रूट हो गया, तो 2 रूट हो गया, तो दोनों का आप गुना भी कर सकते हैं। देखिए कैसे मैं बताता हूँ। देखिए सपोज कीजिए इसका वैल्यू अगर 3 हो गया और इसका वैल्यू अगर कितना हो गया 4 हो गया, तो आप इसको तोड़ते तो क्या लिखते, ए के पावर में 1/3 लिखते, और फिर इसको तोड़ते तो गुने में क्या लिखते, ए के पावर में 1/4 लिखते, तो क्या लिखते, ए के पावर में 1/12 लिखते कि नहीं लिखते। तो उसी को क्या लिख सकते हैं, अब इसको क्या लिख सकते हैं कि ये रूट के अंदर कर दीजिए इसको, और ए हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया 12 हो गया। समझ गए बातों को। तो ये क्या होगा 4 गुने 3 ही तो हुआ, तो यही तो हम किए, यहाँ पे 4 गुने में 3 किए। चलिए अगला देखिए। देखिए यहाँ पे कुछ लॉग का नियम है। देखिए आपको लॉग से रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखना है तो जितना भी एनटीपीसी में पूछा गया वो सब का हम एक वीडियो बना करके चैनल पे डाल दिए, आप देख लीजिएगा। मैथ वाले सेक्शन में जाके लॉग एकदम क्लियर कट हो जाएगा। उतना चीज़ यहाँ पे दिया भी नहीं गया जितना मैं अच्छे से वहाँ पे सब कुछ बताया हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि अगर गुना में रहेगा तो इसको हम प्लस में लिख लेते हैं, सिंपल बात है। और जब भाग में रहेगा तो हम इसको घटाव में लिख लेते हैं। और जब यहाँ पे मतलब जैसे कि जो आपका बेस में है वही अगर यहाँ पे भी हो, दोनों ये सेम हो, बेस और पावर दोनों सेम हो, तो इसका मतलब 1 हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि लॉग 10 है और यहाँ पे भी 10 है, तो ये क्या हो जाता है 1 होता है। मतलब बेस में और लॉग के बराबर में दोनों में सेम है, तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है। और लॉग के बेस में कुछ भी हो लेकिन यहाँ पे अगर 1 आ जाता है तो कितना दे देता है, 0 दे देता है। समझ गए बातों को। तो यही चीज़ें आपको यहाँ पे इसको याद रखना है। देखिए अगर इस फॉर्म में लॉग में लिखा हुआ है कि ए और बी है, तो ऊपर वाला के ऊपर में लिख लेते हैं और नीचे वाला के नीचे में। तो देखिए यहाँ क्या लिखा गया, log m बटा में log a लिखा गया है। चलिए ये सब आपको याद रखना है। अगर आपको एक बार में याद नहीं हो रहा है तो 2 बार 3 बार आपको देख करके याद करके रखना है। ये सब आपको एग्जाम में डायरेक्ट काम आएगा। हम बहुत आपको स्लो यहाँ पे इसलिए नहीं करा रहे क्योंकि बहुत लोग को ये चीज़ें आते रहता है तो सोचते हैं कि जल्दी जल्दी में रिवीजन कर ले। अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन होता है तो 2 बार वीडियो को देखिए। आगे देखिए क्या है, यानी एपी की बात कर रहा है, यानी कि समांतर श्रेणी के। एपी में क्या होता है ना कि आपको सीरीज में टर्म दिया रहता है। जैसे कि यहाँ पे ए दिया है, ए प्लस में डी दिया है, ए प्लस में 2d दिया है। एपी का मतलब होता है जैसे कि अगला टर्म, मान लीजिए कि ये टर्म पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तो दूसरा टर्म में से आप क्या कीजिए, पहला टर्म घटाइएगा और उसी तरह से तीसरा में से दूसरा घटाइए, तो बराबर आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे दूसरा टर्म आपका क्या है, तो ए प्लस में डी है और माइनस में पहला टर्म करिए ए करिए, तो क्या आ जाएगा आपका डी आ गया ना। तो ये इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। हम यहाँ सी डी से लिख दिए। उसी तरह से जब दूसरा टर्म में से क्या, तीसरा टर्म में से क्या कीजिए, दूसरा वाला टर्म कीजिएगा तभी भी डी आएगा। तो मतलब एपी में क्या होता है ना कि जितना भी नंबर दिया गया उस सब में क्या होगा कि दूसरा अगला वाला नंबर में से पिछला घटाएंगे तो यहाँ पे डिफरेंस सेम आएगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एपी में। अब यहाँ पे आपको याद रखने वाली क्या बात क्या है कि आपको ये याद रखना है। देखिए अगर 3 गो टर्म होगा, मान लीजिए कि कोई भी टर्म ऐसे दिया एपी में, तो आपको यहाँ पे एनवा पद अगर निकालना हो तो कैसे फार्मूला होगा, ये आपको फार्मूला याद रखना है कि टी एन इक्वल टू में क्या होता है, तो ए प्लस में n-1 इंटू में डी होता है, तो ये होता है आपका टी एन, मतलब ये लास्ट टर्म निकल जाएगा। ठीक है। अगर आपसे जोड़ पूछ ले, मतलब सीक्वेंस में दे दे और पूरा का पूरा जोड़ पूछ ले, तो उसके लिए क्या होता है फार्मूला, यानी कि एन पदों का जोड़ क्या होता है, तो एस एन इक्वल टू में, यानी कि एस एन यहाँ पे जोड़ हो गया, ये क्या हो जाता है एन बटा में 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि 2a प्लस में n-1 गुने में डी हो जाएगा। समझ गए बातों को, जो यहाँ पे फार्मूला दिया गया। अब उसके बाद देखिए आप अगर आपको लास्ट टर्म गिवन रहे तो ये एक्चुअली यहाँ पे ये 2a जो है इसको अगर आप a प्लस में a लिख लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इस a को मिला करके ये वो लास्ट टर्म बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो उसी तरह से देखिए यहाँ पे a प्लस में एल दिया गया, तो इसको इसका मतलब इस पूरा का मतलब क्या होता है ना कि मतलब ए और प्लस जो फर्स्ट टर्म है वो प्लस में लास्ट टर्म होता है। इस पूरा का मतलब यही होता है, इतना जो लिखा है ना इस पूरा का मतलब होता है कि फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म होता है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट और लास्ट दोनों को जोड़ दिया है और इंटू में क्या कर दिया, n/2 कर दिया। समझिए बातों को। देखिए अगर यहाँ पे मान लीजिए कि समांतर माध्य की बात करेगा तो a प्लस में b बटा में 2 कर देंगे तो समांतर माध्य हो जाएगा। चलिए अगला देखते। देखिए कुछ विशेष यहाँ पे फार्मूला दिया गया, इसको आपको देख लेना, याद रखना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे नेचुरल नंबर है, इसका अगर सम पूछ रहे तो क्या हो जाएगा, यानी कि n इंटू में n प्लस में 1 और बाई में 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर का सम हो जाएगा। हम अभी आपको पीछे होल नंबर नेचुरल नंबर दोनों बताएं। जब होल नंबर की बात करेगा तो 0 भी हो जाएगा, लेकिन नेचुरल नंबर की बात करेगा तो 1 से आगे होगा। अब उसी तरह से जब इसका स्क्वायर कर देगा तो क्या हो जाएगा, तो ये पीछे वाला तो रहेगा ही, जैसे कि n इंटू में n प्लस में 1 और इंटू में क्या हो जाएगा, तो यहाँ 2n प्लस में 1 हो जाएगा। एगो ये बढ़ जाएगा और इसके बदले में कितना था, तो 2 था और इसके बदले में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो नीचे में भी 6 हो जाएगा। समझ गए बातों को। जब इसको क्यू कर दें, मतलब नेचुरल नंबर का क्यू कर दें, तब क्या हो जाएगा, जो आप ये चीज़ें
पढ़े थे ना, मतलब पूरा का सम, इसी को आप जब स्क्वायर कर दीजिएगा तो आपका पूरा का पूरा ये चीज़ें निकल के, देखिए यही चीज़ यहाँ पे भी है, लेकिन इसको स्क्वायर कर दिया तो क्यू का वैल्यू निकल के आ गया। समझ गए बातों को। आगे देखिए, आगे जैसे अब आप एपी पढ़ें उसी तरह से आपका जीपी है। जीपी का मतलब होता है गुणोत्तर श्रेणी होता है। देखिए गुणो, जैसे वहाँ पे कॉमन डिफरेंस था तो यहाँ पे क्या होता है, कॉमन रेशियो होता है, जिसको हम सीआर से लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम वहाँ पे क्या करते थे एपी में कि अगला टर्म में से पिछला घटाते थे तो हमें कॉमन डिफरेंस बराबर निकलता था। यहाँ क्या होता है कि अगला टर्म में पिछला से अगर भाग देते हैं तो बराबर निकलता है। जैसे कि देखिए अगला टर्म आपका ये और पिछला टर्म ये है, तो अगला टर्म क्या है, ए आर बटा में क्या कीजिए ए की है, तो कितना आर निकल गया। उसी तरह से यहाँ अगला टर्म ये है, पिछला टर्म ये है, भाग दीजिए इसमें, देखिए ए हो गया आपका और आर स्क्वायर हो गया, बटे में कितना, तो ए आर कर दीजिए, इसे ही कट जाएगा तो मतलब कितना आर निकल गया। तो सभी में कॉमन रेशियो आपको कितना निकलेगा, तो आर ही निकल के आने वाला है। समझ के बातों को। चलिए अब हम इसको देख लेते हैं कि इसका सम क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है। देखिए यहाँ पे इसका फॉर्मूला दिया है। देखिए जैसे कि जीपी में अगर आपको एनवा पद निकालना है, लास्ट पद तक कैसे निकालिएगा, पहला पद और गुने में क्या, तो जो आपका कॉमन रेशियो आया उसमें वो उसके पार में क्या करना है, n-1 करना। ये n क्या होगा, तो मतलब जितना नंबर ऑफ टर्म होगा, n क्या है कि नंबर ऑफ टर्म है, ये सब आपको गिवन रहता है जब ये चीज़ें निकालना रहता है। देखिए इसका सम कैसे निकालिएगा, यानी कि योग कैसे निकालिएगा, तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा आपका ए इंटू में आर के पावर में n-1 बटा में r-1। लेकिन ये कब होगा, जब r का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तब। जब r का वैल्यू 1 से छोटा हो जाएगा तो आपको r को क्या करना है, 1 में से घटा लेना है। तब यहाँ क्या करना है, 1 में से घटा लेना, मतलब जब इसका वैल्यू छोटा है तो 1 में से घटाइएगा, जब इसका वैल्यू बड़ा है 1 से तब क्या कीजिएगा, r के पावर na में से 1 घटा लीजिएगा। तो ये दोनों आपको याद रखना है। देखिए आगे क्या है, जब इसको इनफाइनाइट टर्म में दिया रहेगा, जैसे कि यहाँ पे ए और ए आर दे दिया, ए आर स्क्वायर दे दिया, जैसे इनफाइनाइट तक दिया रहेगा तब इसका सम क्या हो जाएगा, तो ये इक्वल टू में पहला पद हो जाएगा वो, और 1 माइनस में कॉमन रेशियो जो यहाँ पे आपका आर आ जाएगा वो कर देना है, तो इसका पूरा का सम निकल जाएगा। देखिए जीपी में क्या होता है ना, इसका माध्य अगर पूछ ले, मीन पूछ ले, तो क्या होता है ना कि रूट के अंदर आप ए बी कर दीजिए तो इसका मीन निकल के आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आपको यहाँ पे दिया गया कि अगर आपको 3 गो श्रेणी लेना हो, अगर जीपी में मान लिया कि 3 गो श्रेणी लेना तो कैसे लीजिएगा, एगो तो आप एक ए बटा में आर ले लीजिए, दूसरा ए ले लीजिए, तीसरा क्या ले लीजिए, तो ए आर ले लीजिए। समझिए बातों को। अगर आपको 4 गो लेना है तो ए यानी कि ए बटा में आर क्यू ले लीजिए, ए बटा में आर ले लीजिए और ए आर लीजिए और ए आर क्यू ले लीजिए। ठीक है, इसका मतलब एक ही होता है कि आपको अगर आंसर अगर वहाँ पर पता नहीं चल रहा है ना तो आप भाग दे के देखिए, अगला टर्म में पिछला टर्म से भाग दीजिएगा ना तो आपको बराबर आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए ए बटा में क्या कीजिएगा, ए बटा में आर कीजिए तो क्या आर निकल के आएगा, अगला टर्म में भी इसी तरह से भाग दीजिएगा तो यही चीज़ें निकल के आएगा। देखिए अब एचपी क्या होता है, यानी कि हार्मोनिक जो श्रेणी होता है ये क्या होता है, तो इसको आप जो भी हार्मोनिक श्रेणी में दिया गया इसको अगर उल्टा देते तो ये किस में बन जाएगा, एपी में बन जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन अगर इसमें दिया रहता है एचपी में तो उसको हम पहले क्या करते हैं, उल्टा देते हैं, उसके बाद हम एपी में जैसे सोल्व किए थे पीछे वैसे ही सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि 3 गो श्रेणी दिया गया ए बी सी, अगर एचपी में दिया गया तो इसको एपी में अगर पूछेगा आपसे क्या होगा, तो 1 बटा में ए, 1 बटा में बी और कमा में 1 बटा में सी होता है। ये किस में हो जाएगा, एपी में हो जाएगा। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखिए, आगे आपका एवरेज का चैप्टर आ गया। देखिए एवरेज में क्या होता है ना कि औसत की बात किया जा रहा है। औसत मतलब क्या, जितना अंक है वो ले लीजिए, टोटल का योग ले लीजिए, बट्टे में कितना संख्या उसे भाग दीजिए, औसत आ गया। अब यही फार्मूला से ये सब आगे पीछे किया गया तो इसका जरूरत आपको नहीं है, मतलब ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, जैसे कि 2 आपको चाल दिया होगा कि एक्स और वाई दिया होगा कि आप मान लीजिए कोई 2 गाड़ी है वो चल रहा है, वो x किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, दूसरा y से जा रहा है, तो अगर दोनों का एवरेज स्पीड बोलेगा निकालने के लिए तो कैसे निकालिएगा, तो देखिए एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा ना कि 2 इंटू में एक्स वाई बटे में एक्स प्लस में वाई हो जाएगा। समझ गए बातों को। या एक ही वाहन भी हो सकता है, कुछ दूर तक ले x किलोमीटर के हिसाब से चला और कुछ दूर y किलोमीटर के हिसाब से चला, ठीक है, पर आवर। तो उसको औसत कैसे निकालिएगा, तो 2x एक्स वाई कर दीजिए, 2x इंटू वाई कर दीजिए, बटे में कितना कर दीजिएगा, x प्लस में y कर दीजिएगा। समझ गए बातों को। अगला देखिए, उसी तरह से अगर 3 गो स्पीड से दे देगा, क्या दे देगा कि यदि 3 असमान चाल है, a है, b है, c है, d है, प्रति घंटा की प्रति किलोमीटर पर घंटा की मतलब हिसाब से वो दूरी कवर कर रहा है, तो क्या होगा, औसत। तो औसत का चाल क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3abc और 3abc बटे में कितना, तो ab प्लस में कितना, तो bc और प्लस में क्या हो जाएगा, तो ca हो जाएगा। समझ गए बातों को। तो यही चीज़ आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए एक्चुअली प्रतिशत में ऐसा कोई फार्मूला होता नहीं। प्रतिशत का मतलब डायरेक्ट होता है कि प्रतिशत हटाइए तो 1/100 लगा लीजिए। अगर ये सब क्वेश्चन आपको अच्छा से देखना है तो मैथ वाला सीरीज आप मेरे साथ जरूर ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे कुछ बताने वाला बात है नहीं, इतना सिंपल बात आपको सब कुछ ये आता ही रहता है। समझिए बातों को। यहाँ एक्चुअली ये सब फार्मूला याद रखने में आपको कोई फायदा नहीं है, आप ही सबके बेसिस पे कंसेप्ट सीखिए। समझिए बातों को। यहाँ पे थोड़ा फार्मूला इंपॉर्टेंट है, चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है जनसंख्या पर आधारित प्रश्नों के लिए सूत्र। देखिए जैसे कि जनसंख्या पर आधारित होता है ना, बोलता है किसी शहर का जनसंख्या अभी इतना है, 2 साल बाद इतना हो जाएगा, 3 साल बाद इतना हो जाएगा, ठीक है, तो उसी पर है। देखिए अगर आपसे बोले कि किसी शहर का जनसंख्या अभी P है, ठीक है, अब मान लिया यहाँ पे
पी है, ठीक है। लेकिन वो बोल दिया अगर कि एन वर्ष बाद क्या हो जाएगा, तो पी इंटू में 1 प्लस में आर बटा में 100 के पावर में एन हो जाएगा। यहाँ पे एन क्या है, तो नंबर ऑफ आपका क्या ईयर है, समझ गया बातों को, ईयर है ये, समझ गया। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ये एन वर्ष बाद पूछेगा तो ये हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछ ले कि एन वर्ष पहले क्या था, मतलब मान ली कि अभी पी था, लेकिन आपसे पूछ ले कि 5 वर्ष पहले क्या था, तो आपको क्या कर लेना, पी बटा में ये सेम चीज़ों को नीचे कर देना। पहले जो गुना में था पी के साथ, जब आगे बढ़ रहा था तब, लेकिन जब पीछे जाएगा तो आपको पी बटा में इतना ही कर देना है, मतलब सेम चीज़ें प्रोसीजर, बस उसको नीचे कर देना आपको, तो आपको पीछे का निकल जाएगा। चलिए आगे देखिए। अगर आपको मान लिया कि वो ये न दे कि मतलब सब वर्ष में बराबर के दर न दे बढ़ रहा है, वो दे दे कि दर सभी वर्ष में अलग अलग हो रहा है। पीछे वाला जो ये फार्मूला था, ये था आपका फार्मूला तब लगेगा जब सब वर्ष में क्या हो रहा है कि मतलब उसका दर जो है आर जो है समान है, तब इसके पावर में आप एन कीजिएगा, नंबर ऑफ वर्ष कीजिएगा। लेकिन अगर आपको ये बोल दें कि सब वर्ष में अलग अलग दर है, जैसे कि पहला वर्ष में मतलब उसको अभी पी था, लेकिन अगले मतलब जो आगे वर्ष आएगा उसमें एक वर्ष में R1% रहेगा, दूसरे में R2 हो जाएगा, तीसरे में R3 हो जाएगा, तब कैसे निकालिएगा, तब P इंटू में 1 प्लस में R बटा में 100 इंटू में क्या 1 प्लस में R2 बटा में 100 इंटू में क्या 1 प्लस में R3 बटा में 100। अब ये तीनों के तीनों अगर R1 R2 R3 अगर सेम रहता तब आप डायरेक्ट इसके पावर में क्यों कर लेते। तो यही बातें कॉन्सेप्ट था, ठीक है। चलिए आगे देखिए। जैसे कि अगर आपके मतलब ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि जैसे कोई मशीन है या मतलब कोई भी सामान आप खरीदे जो आगे चल के उसका क्या होता है, वैल्यू धीरे धीरे घटते जाता है ना, तो अगर उसका डिप्रिसिएशन कितना से वैल्यू घट रहा है पर ईयर में, अगर वो आपको रेट दे दे तो आपको ये पूछे कि एन वर्ष के बाद इस मशीन का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो पी इंटू में 1 माइनस आर बटा में 100 के पावर में एन हो जाएगा। एन क्या है, तो नंबर ऑफ वर्ष है, क्योंकि आपको पता है जो भी चीज़ नया रहता है धीरे धीरे जब उसका मतलब समय बीते जाता है तो उसका दाम क्या होता है, घटते जाता है, तो इसी रेट से वो घटेगा, मतलब एन वर्ष बाद इतना हो जाएगा। लेकिन वो पूछे कि एन वर्ष पहले कितना था जिस समय में नया था, तो आपको क्या करना है, जितना अभी है उसी के बटा में क्या कर देना है, 1 माइनस में आर बटा में 100 के पावर में एन कर देना है। समझ गया बातों को। चलिए आगे देखिए। आगे आपका क्या है, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस की बात किया जा रहा है। देखिए सबसे पहले बात, आपको प्रॉफिट कब होता है, मतलब लाभ कब होता है, तो जब सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस करते हैं तो आपको लाभ निकलता है। और लाभ प्रतिशत आप कैसे निकाल सकते हैं, जितना भी आपको लाभ हुआ वो और बटे में कॉस्ट प्राइस कर दीजिए, कॉस्ट प्राइस जो भी आपका जो मतलब खरीदारी मूल्य है, और इंटू में 100 कर दीजिएगा, तो ये चीज़ें परसेंटेज में आ जाएगा। हानि उसी तरह से कैसे निकलता है, तो मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, मतलब आप खरीदे हैं ज़्यादा में और बेच रहे हैं कम में, तो आपको क्या होगा, हानि होगा। तो हानि परसेंट निकालने के लिए क्या करना है, ऊपर में हानि देना है और नीचे में हमेशा देखिए आपको या लाभ निकालना है या हानि, कोई मैटर नहीं करता, नीचे में हमेशा क्या आएगा, तो कॉस्ट प्राइस ही आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। जब भी आपको एक ऐसा क्वेश्चन दे कि जहाँ पे आपको कॉस्ट प्राइस पूछे, सेलिंग प्राइस दे दे और मतलब उसमें क्या या तो मतलब प्रॉफिट दे दे या डिस्काउंट दे दे या मतलब लाभ दे दे, हानि दे दे, ऐसा दे दे, तो कैसे निकालिएगा, तो ऊपर में तो 100 होगा ही होगा, और नीचे में देखिए जब आपको लाभ देगा ना तो 100 के साथ जोड़ लेना है, और यहाँ पे देखिएगा सेलिंग प्राइस से गुना भी होगा, लाभ देगा तो आपको 100 के साथ जोड़ लेना है, और जब हानि देगा तो 100 में से घटा लेना है, तो आपका क्या निकल जाएगा, कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। उसी तरह से जब सेलिंग प्राइस की बात करेगा तो कॉस्ट प्राइस में ये चीज़ नीचे था, तो देखिए यहीं से अगर आप सेलिंग प्राइस निकालिएगा तो क्या कीजिएगा, इसको उठा करके गुना कर लीजिएगा इसके साथ, और बटा में क्या कर लीजिएगा, 100 कर लीजिएगा, तो यही चीज़ आपका यहाँ पे दिया गया। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखिए। आगे अब आपके यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो है मतलब ये मतलब जैसे कि ट्रिक के रूप में दिया गया, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। देखिए जब दो वस्तु का क्रय मूल्य समान हो, जब दोनों वस्तु का क्रय मूल्य समान हो और एक को 1% लाभ पे और दूसरा को 1% हानि पर अगर बेचा जाता है तो ना तो कोई लाभ होगा और ना हानि होगा। ये बात आपको याद रखना है अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन कराते रहता है क्वेश्चन में और लड़का तुरंत ये चीज़ें लगा के निकल जाता है। ये तब होता है जब आपका विक्रय मूल्य समान हो। यहाँ पे क्या लिखा गया देखिए, जब आपका विक्रय मूल्य समान हो तब होगा ये चीज़ें, मतलब हानि होगा कितना का, तो 1² बटा में 100 का। x यहाँ पे क्या है, तो जितना प्रतिशत का लाभ हुआ है जितना प्रतिशत का हानि हुआ है वही चीज़ है। समझ गया बातों को। चलिए आगे देखिए। आगे जो है यहाँ पे आपका देखिए, जैसे कि कोई व्यापारी ऐसा होता है ना जो बोलता है कि हम जितना में खरीद के लाए उतना ही में बेच रहे हैं, लेकिन वो कभी कभी क्या करता है ना कि वो बाटा में कम देते रहता है। क्या करता है, बाटा में कम देते हैं, मतलब जैसे कि 1 किलो की जगह 900 ग्राम तोलते रहता है, तो उसका लाभ कितना कमाएगा, तो जितना वो कम तोलता है। सपोज कीजिए कि 1000 ग्राम उसको देना था लेकिन वो 900 ग्राम दे रहा है, तो कितना कम तोल रहा है, तो 100। तो यहाँ पे कितना लिखेगा, 100 लिखेगा, ठीक है, ग्राम में। और यहाँ पे देखिए सही मान क्या है, तो 1000, ठीक है, और माइनस में त्रुटि मान कितना है, तो त्रुटि मान हो जाएगा आपका इसका जो भी मतलब जैसे कि 100 है तो ये हो जाएगा, और गुने में 100 से गुना कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा आपका मतलब वो लाभ प्रतिशत निकल करके इसका आ जाएगा। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखिए।
आगे जो आपको दिया रेशियो प्रोपोर्शन की बात कर, रेशियो प्रोपोर्शन में क्या होता है ना कि जैसे कि आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोले तो डायरेक्ट हो जाएगा, इन्वर्सली बोले तो 1/f को उल्टा देना है कि यहाँ पे कांस्टेंट हो जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसको देखिए, यहाँ पे ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप ध्यान से देखिए। जैसे कि आपको देखिए 2 का आपका माध्यानुपाती बोले निकालने के लिए ए और बी दिया है, माध्यानुपाती बोले तो आपको डायरेक्ट क्या कर देना है, रूट के अंदर ए और बी कर देना है, ये आपका माध्यानुपाती निकल जाएगा। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन फॉर्मूला था, ये देखिए, जब भी आपको बोलेगा चतुर्थानुपाती निकालने के, चतुर्थानुपाती मतलब ये चौथा लेटर निकालना, एक्स निकालना था। अब कैसे निकालिएगा, तो सिंपल बात है, ए बटा में अब क्या लिख लीजिए, बी लिखिए, इक्वल टू में कितना था, सी बटा में एक्स लिख लीजिए। यहाँ से एक्स निकालना है, गुना कर लीजिए, तो एक्स यहाँ पे लेकर के आइएगा, यहाँ गुना करके तो क्या हो जाएगा आपका बी गुने में सी हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। समझ गए बातों को, तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो यही होता है आपका क्या, चतुर्थानुपाती होता है। चलिए आगे देखिए, आगे आपका क्या बोला कि तृतीय अनुपाती कैसे निकालेंगे। तृतीय अनुपाती का मतलब ये आपको यहाँ से ये चीज़ें निकालें, तो इसको कैसे निकालिएगा, तो देखिए ए बटा में क्या लिखिए, बी लिख लीजिए, इक्वल टू में कितना लिखिए, तो बी बटा में एक्स लिखिए। आपको इसमें निकालना क्या है, तो एक्स निकालना है। तो देखिए एक्स कैसे निकाल सकते हैं, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये बी से गुना हो जाएगा इसमें, तो बी स्क्वायर बटे में कितना हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। यही चीज़ आपको यहाँ से निकल जाएगा, तो एक्स निकल गया। चलिए आगे देखिए, आगे आपको अगर 2 रेशियो ऐसे दिया है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ए बटा में बी और इक्वल टू में कितना, सी बटा में डी लिख सकते हैं। तो इसी को गुना करके यहाँ पे लिखा गया, तो इसमें कोई विशेष बात नहीं है, ठीक है। देखिए अब आगे ये राशि बांटने वाला ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान दीजिए इसको। जैसे कि आपको बोलेगा ना कि कोई भी 2 लोग है, वो इतना दोनों मिल करके कमाया, तो ए का हिस्सा कितना होगा, तो ये जितना काम किया होगा उसके हिसाब से हिस्सा होगा। तो देखिए यहाँ पे पहला भाग, मान लीजिए कि राशि यहाँ एम है और ए मतलब ए और बी रेशियो में बांटा गया इसको, तो ए को कितना मिलेगा, मान लीजिए कि कोई ए है जिसका मतलब रेशियो कितना है, तो ए है, और कोई बी है इसका रेशियो कितना है, तो बी है। समझ गए बातों को। तो देखिए ए को कितना मिलेगा, तो जितना राशि टोटल है और इंटू में ए कर दीजिए और बटे में ए प्लस बी कर दीजिए, ए को इतना राशि मिलेगा। उसी तरह से दूसरे को कितना मिलेगा, तो एम इंटू में बी बटा में ए प्लस में बी हो जाएगा, तो ये दूसरे को मिलेगा, ठीक है। आगे देखिए प्रथम भाग, अगर 3 को रेशियो दिया गया है तो मतलब एक लोग के ए को कितना मिलेगा, तो ए को कितना मिलेगा, जो प्रथम भाग होगा प्रथम वाले को कितना मिलेगा, उसको ए यानी कि एम इंटू में ए बटा में ए प्लस बी प्लस में सी हो जाएगा। उसी तरह से दूसरे भाग को कितना मिलेगा, तो इतना मिलेगा। ऊपर में आपको देखिए जिसका पूछ रहा है उसको ऊपर में और बाकी सबको आपको नीचे में कर लेना, तीसरा को इसी तरह से हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे आपका मिक्सचर एलिगेशन आ गया। देखिए मिक्सचर एलिगेशन में होता है क्या, जैसे कि यहाँ पे आपको एक्स है और यहाँ पे वाई है, समझ गया। तो ये जो बीच में जो होगा ना, ये यहाँ पे जेड जो है ये हमेशा एक्स एंड वाई के बीच में इसका वैल्यू आएगा, एक्स और वाई के बीच में ये वैल्यू आएगा जेड का, चाहे जैसा मतलब जो चीज़ें में हो, या तो किलोग्राम में होगा तो किलो में आएगा, पैसा में होगा तो पैसा में होगा, लीटर में होगा तो लीटर में होगा, जिस चीज़ में होगा ये दोनों के बीच में इसका वैल्यू लाई करना चाहिए। समझ गए बातों को। देखिए आगे देखिए, कुछ भी हो सकता है, या मूल्य हो सकता है, चाल हो सकता है, औसत हो सकता है, ब्याज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलिए आगे देखिए, आगे आपका क्या इंपॉर्टेंट, आगे जो आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है। देखिए यहाँ पे जैसे कि आप ऐसा क्वेश्चन तो बहुत बार पढ़े होइएगा, कैसा क्वेश्चन कि मतलब आप ये पढ़े होइए कि कोई भी एक मान लीजिए कि एक बर्तन है जिसमें 1 लीटर पहले से क्या रखा हुआ है, तो दूध रखा हुआ है या कुछ भी रखा हुआ है, कोई लिक्विड रखा हुआ है। अब इसमें से आप क्या किए ना कि वाई लीटर दूध निकाल लिए और वाई लीटर इसमें क्या कीजिए, पानी डाल दिए, फिर से दोबारा क्या किए कि वाई लीटर दूध निकाल लीजिए, फिर से क्या किए, वाई लीटर पानी डाल दिए। मतलब जितना आप इसमें से लिक्विड निकाल रहे हैं उतना ही दूसरा पानी डाल रहे हैं, तो उसमें से फाइनली कितना लिक्विड बच जाएगा, मतलब फाइनली कितना, अगर दूध है इसमें पहले से, तो फाइनली कितना दूध बच जाएगा, तो इतना ही बच जाएगा। एक्स इंटू में कितना, तो 1 माइनस में कितना, तो y बटा में x के पावर में n। यहाँ पे y क्या है, तो जितना आप हेर फेर जो कर रहे हैं निकाल रहे हैं वो हो गया, और x क्या है, तो जो इसमें ओरिजिनल क्वांटिटी था वो हो गया, और n क्या है, तो आप कितना बार ऐसा प्रोसेस किए। जैसे कि सिंपल हम आपको क्वेश्चन लेके बता देते। देखिए मान लीजिए एक कोई बीकर है, ठीक है, या बीकर है, बाल्टी है, कुछ भी, इसमें 10 लीटर दूध रखा हुआ है। आप क्या किए ना कि 2 लीटर दूध निकाले और इसमें 2 लीटर पानी डाल दिए, समझ रहे, फिर से 2 लीटर दूध निकाले और 2 लीटर पानी डाल दिए, तो मतलब इसके अंदर तो हमेशा 10 लीटर रहेगा, लेकिन दूध कितना इसमें बच जाएगा ये पूछ रहा था। कैसे आप निकालिएगा, तो देखिए इसी फार्मूला में डालिए, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, गुने में क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस में कितना, तो 2 लीटर आप निकाल रहे हैं हमेशा, तो 2 बटे में कितना, तो 10 हो जाएगा। और इसके पार में कितना, ये काम कितने बार आप किए, तो 2 बार, तो यहाँ 2 कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 10 गुने में कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इसको काटिएगा तो 1/5 हो जाएगा, मतलब ये 4 बटा में कितना 5, और गुने में 4 बटा में 5, क्योंकि इसका स्क्वायर था तो ये हो जाएगा। इसको आप कट कर दीजिए इतना, तो कितना हो जाएगा, ये कट कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, तो मतलब 4 चौका 16, 16 दूना 32, 32 बटा में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 32 बटा में कितना 5। तो इतना 2 बार ये काम करने के बाद इसके अंदर 32 बटा में 5 लीटर दूध आपके बचा हुआ है। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखिए,
देखिए आगे क्या, आप जैसे कि आपको पूंजी मतलब पार्टनरशिप की बात हो, देखिए पार्टनरशिप क्या होता है, जैसे कि बिजनेस में हो गया या और कोई काम में होता है, बहुत कुछ में होता है, तब पार्टनरशिप को प्रॉफिट कितना मिलता है। तो देखिए यहाँ पे लाभांश जो है, मतलब लाभांश यानी कि प्रॉफिट इक्वल टू बात करें तो कैपिटल यानी कि पूंजी कितना लगाया और गुने में टाइम। देखिए आप मान लीजिए कि कहीं पे भी पूंजी लगाते हैं तो जितना ज़्यादा टाइम के लगाते हैं, जितना ज़्यादा पूंजी लगाते हैं और जितना ज़्यादा टाइम के लगाते हैं, जितना ज़्यादा टाइम के लिए लगाते हैं उतना ज़्यादा आपको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। सपोज कीजिए आप 10,000 रुपये लगाए और एक ही महीना में निकाले तो आपको कम प्रॉफिट होगा, लेकिन वो 10,000 रुपये आप एक साल के लिए लगाए तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो यही होता है यहाँ पे, समझ गए बातों को। चलिए आगे देखिए, आगे आपका टाइम एंड वर्क है। टाइम एंड वर्क में तो मतलब आपको बहुत अच्छे से आता ही होगा, लेकिन फिर भी देख लीजिए। देखिए एक ही फार्मूला आपको टाइम एंड वर्क में याद रखना, क्या, तो इफिशियंसी इक्वल टू में वर्क और गुने में टाइम होता है, ठीक है। यहाँ इफिशियंसी मतलब इंग्लिश में बोलते हैं और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षमता बोलते हैं। और देखिए वर्क को क्या बोलते हैं, तो कार्य बोलते हैं हिंदी में। तो देखिए यहाँ पे टाइम इक्वल टू अगर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, आने की आपका यहाँ पे अगर टाइम निकालिएगा वर्क इक्वल टू में कितना, सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ पे वर्क इक्वल टू में होता है, वर्क इक्वल टू में इफिशियंसी इंटू टाइम होता है, ऐसे होता है, ठीक है। इसको देख लीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको ध्यान से देखिए। वर्क इक्वल टू इफिशियंसी इंटू टाइम होता है, मतलब आपको जितना वर्क होगा वो कैसे पता चलेगा कि आपका कार्य करने का क्षमता कितना है और गुने में कितना, तो कितना आप टाइम किए हैं। तो देखिए यहाँ से अगर हम टाइम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, वर्क इक्वल टू में इफिशियंसी हो जाएगा। इफिशियंसी बोले तो क्षमता हो जाएगा, वर्क बोले तो कार्य हो जाएगा और टाइम बोले तो समय हो जाएगा। तो यही चीज़ें यहाँ पे मतलब इसी का खेल यहाँ पे खेला जा रहा है, समझ गए बातों को। आगे देखिए, आगे आपका क्या है, आगे है आपका यहाँ पे कि स्पीड की बात करें। स्पीड क्या होता है, देखिए 40 इक्वल टू में दूरी बटा में समय होता है और इसी को घुमा फिरा करके ये चीज़ें लिखा जा रहा है, समझ गए बातों को। देखिए अब जब भी आपको अगर कोई स्पीड दिया गया कि x किलोमीटर पर आवर में, इसको अगर आपको मीटर पर सेकेंड में करना है तो क्या कीजिएगा, यहाँ पे 5/18 से गुना कर दीजिए, मीटर पर सेकेंड में हो जाएगा। लेकिन अगर y मीटर पर सेकेंड में, तब आपको किलोमीटर पर आवर में करना है तो क्या करना है आपको, 18/5 से, मतलब इसको उल्टा के ही यहाँ पे गुना कर देना। तो ये किस में आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा, ठीक है। अगर मीटर पर सेकेंड में है तो 18/5 से गुना कीजिएगा तो किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे आपका क्या है, देखिए यहाँ पे आगे ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता है कि यानी कि 40 इक्वल टू क्या होता है, तो दूरी बटा में समय होता है। और इसी चीज़ों को यहाँ पे घुमा फिरा के लिखा गया कि v इक्वल टू में कितना था, d बटा में t है। v क्या यहाँ पे चाल मान लीजिए, वेलोसिटी मान लीजिए, जो मानना है मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए d क्या आपका डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस दूरी हो गया, और यहाँ पे t क्या हो गया, तो टाइम हो गया। देखिए अब जब आप इसमें बोले कि d कॉन्स्टेंट है, मतलब दूरी मतलब चेंज नहीं हो रहा, तब क्या हो जाएगा, v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम के। अगर बोलेगा कि टाइम कॉन्स्टेंट है, ठीक है, टाइम कॉन्स्टेंट है, इसके मतलब क्या हो जाएगा, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, d मतलब डिस्टेंस के। अगर बोलेगा आपको क्या कि यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है, तो ये स्पीड कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, तो डी के हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका। देखिए आपका अगला टॉपिक है, ये आपका मतलब दिया गया है रेल से रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या होता है कि सबसे पहले बात हम ये तो आपको पीछे बता ही दिए कि अगर x किलोमीटर पर आवर है तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो x गुने में 5/18 कर लीजिए। अगर इसको मीटर पर सेकंड में है, किलोमीटर पर आवर में करना है तो 18/5 से गुना कर लीजिए। अब देखिए जब भी अगर कोई ट्रेन चल रहा है 1 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है और यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति खड़ा या खंभा खड़ा है, तो व्यक्ति और खंभा का जो मतलब लेंथ होता है वो काउंट नहीं किया जाता है, सिर्फ रेल का काउंट किया जाएगा जब इसका टाइम निकाला जाएगा तब, ठीक है। देखिए आगे देखिए, इसका फार्मूला भी हम सब बताते हैं आपको। देखिए लेकिन जब 2 नंबर में क्या दिया गया कि जब कोई ट्रेन जा रहा है, ठीक है, 1 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इसका खुद का डिस्टेंस कितना है, x है, लेकिन अगर प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस अगर y है तो टाइम निकालिएगा कैसे, कि दोनों को अगर मान लीजिए कि प्लेटफॉर्म को पार करना है तो इसके मतलब क्या, इसके पीछे वाला बोगी पार कर जाएगा तभी पार करेगा ना प्लेटफॉर्म का, तो इसके मतलब यहाँ पे दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, जुड़ेगा। तो टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे दोनों का डिस्टेंस जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, x प्लस में y हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1 किलोमीटर पर आवर, इसको अगर मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/18 से यहाँ पे गुना कर दीजिए मीटर पर सेकंड में आ, क्योंकि ऊपर वाला मीटर में था तो नीचे वाला को भी हमको क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा। समझिए बातों को। आगे देखिए, आगे जब आपको 2 ट्रेन दिया हुआ है जो कि वो किधर चल रहा है, तो वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में विपरीत में चल रहा है, तो दोनों का क्या हो जाएगा, दोनों का कितने देर में पार करेगा, तो दोनों का आपको डिस्टेंस मतलब जो दोनों का जो लंबाई है उसको मतलब जोड़ देना है। उसके बाद क्या, तो दोनों को नीचे में स्पीड भी जोड़ देना, क्योंकि इतना देर में पार कर जाए, क्योंकि दोनों से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। अगर एक ही डायरेक्शन में जाता तो यहाँ पे स्पीड घटता, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो स्पीड यहाँ पे जुड़ जाता है, क्योंकि दोनों नज़दीक पहुँच रहा है बड़ा तेजी में। चलिए आगे देखिए, आगे आपका क्या होगा कि जब एक ही डायरेक्शन में जाते रहेगा दोनों ट्रेन, तब कितने देर में पार कर जाएगा। मान लीजिए कि ए का स्पीड जो है ज़्यादा है, देखिए पीछे है ये गाड़ी तो इसका स्पीड ज़्यादा होगा तभी बी को क्रॉस करेगा, ज़्यादा नहीं होगा तो क्रॉस करवे नहीं करेगा, तो कितने देर में कर जाएगा, तो डिस्टेंस हम कितना लेंगे, तो यहाँ पे दोनों ट्रेन को एक दूसरे से पार करना है तो दोनों डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x प्लस में y हो जाएगा। अब बटे में कितना हो जाएगा स्पीड, तो a माइनस बी हो जाएगा, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में जा रहा है इसीलिए। और इसको हमको मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/18 से गुना कर देंगे, ठीक है। आगे देखिए, आगे आपका क्या है यहाँ पे ना
कि सपोज कीजिए कि ये एक आगे वाला ट्रेन है, एक पीछे वाला ट्रेन है। तो पीछे वाला ट्रेन अगर आगे वाला ट्रेन को क्रॉस कर रहा है तो इसमें जो बैठा अगर कोई व्यक्ति है, सिर्फ इस व्यक्ति को अगर क्रॉस कर रहा है तब क्या होगा, तो जो ट्रेन क्रॉस कर रहा है, अगर टाइम निकालना है कि कितना देर में इस व्यक्ति को क्रॉस कर जाएगा, तो जो ट्रेन क्रॉस करेगा, आपको ध्यान रखना है, जो ट्रेन क्रॉस कर रहा है स्पीड वाला ट्रेन है, उसी ट्रेन का ऊपर में डिस्टेंस होगा और बटे में क्या हो जाएगा, तो दोनों ट्रेन का स्पीड को मतलब घटा लेना है, मतलब दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ हो जाएगा। तो मतलब ए का स्पीड और माइनस में बी का स्पीड कर लेना और गुने में 5/18 कर दी तो मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। तो ये आपको यहाँ से टाइम निकल जाएगा। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखिए, जो बात हम आपको बोले वही बात यहाँ पे लिखा गया है। अगला देखिए, आपको यहाँ पे क्या आ गया कि बोट एंड स्ट्रीम आ गया, मतलब धारा और मतलब जैसे कि नाव होता है ना, धारा, वो आ गया। देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि नाव का आपका चाल दिया है x और वहाँ पे बेग दिया धारा, जो मतलब नदी का जो धारा का चाल है वो y है। ठीक है, तब क्या होगा कि अगर आप धारा के दिशा में जाते हैं तो x प्लस में y किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। धारा के विपरीत दिशा में जाते हैं तो कितना हो जाएगा नाव का चाल, तो x माइनस y किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि नाव का बेग अगर मान लीजिए कि a किलोमीटर पर आवर है, वहीं धारा का बेग अगर मान लीजिए कि b किलोमीटर पर आवर है, तब क्या हो जाएगा, नाव का मतलब शांत जल में चाल कितना हो जाएगा, तो a प्लस में b बटा में 2 हो जाएगा। लेकिन अगर धारा के चाल पूछे नदी में कितना हो जाएगा, तो a माइनस b बटा में 2 हो जाएगा। यहाँ पे a क्या है, तो नाव की चाल, और b क्या है, तो धारा की चाल। हमेशा याद रखिए कि नाव का चाल जो होगा ना, ये ज़्यादा होगा किसके चाल से, तो धारा के चाल से, तभी उसको विपरीत दिशा में जा पाएगा नाव। अगर कम रहेगा तो मतलब जो नदी है वही उसको धकेल के लेके चला जाएगा। समझ गए बातों को। आगे देखिए, आगे आपका ब्याज की बात कर रहा है। देखिए ब्याज तो हमें जो ब्याज होता है ना, ये डायरेक्ट हम लोग फार्मूला देखते हैं, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आता है। ये पीछे वाला जो बात लिखा गया वहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता। देखिए अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं, मतलब जो सिंपल ब्याज होता है उसका अगर बात करते हैं तो क्या हो जाता है, मतलब मूलधन गुने में समय गुने में दर बटा में 100 हो जाता है। जब हम यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तब क्या हो जाता है ना कि यानी कि कंपाउंड, जब यहाँ पे क्या है, पी क्या है, तो मूलधन है यानी कि प्रिंसिपल है, तो हमारा ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, 1 प्लस में r बटा में 100 के पावर में t माइनस में 1 हो जाता है। तो ये क्या निकल के आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आता है। समझ गए बातों को। आगे देखिए, आगे आपको ये चीज़ें तो मैं अभी बता ही दी कि यहाँ से अगर मूलधन निकालना है तो इसी में हेर फेर कर लेना है, और यहाँ पे अगर आपको ए निकालना है, मतलब मिश्रधन निकालना है, तब आप कैसे निकालिएगा मिश्रण। तब मिश्रधन का मतलब होता है ना कि उन चीज़ों को, जो मूलधन आपका जो भी है वो, और प्लस में जो आपको ब्याज है उसको जोड़ लीजिए तो आपका मिश्रधन निकल जाता है। चलिए आगे देखिए क्या है। आगे देखिए, आगे जो है आपका मान लीजिए कि सभी वर्ष में अलग अलग रेट ऑफ दर दे दिया। क्या दे दिया कि मान लीजिए पहला वर्ष के लिए आपका R1% दे दिया, दूसरा वर्ष के लिए R2% दे दिया, और तीसरे वर्ष के लिए R3% दे दिया। आपको बोल दिया कि 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप 1 वर्ष के लिए तो पढ़ें, अभी 1 वर्ष के लिए कितना हो जाता है, तो अगर 1 वर्ष के लिए हम बात करें तो क्या होता है, P इंटू में 1 प्लस में R बटा में 100 के पावर में 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ 3 वर्ष के लिए, तो तीनों वर्ष में अलग अलग रेट है। अगर सब वर्ष में सेम रेट रहता तो यहाँ 3 कर देते, लेकिन सब वर्ष में अलग अलग रेट है तो हम इसको 3 बार लिखेंगे। एक यहाँ R1 के लिए, R2 के लिए और R3 के लिए अलग लिखेंगे। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखिए क्या आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जैसे कि आपको अगर तिमाही ब्याज कभी निकालने के लिए आ जाता है, तो अगर 12 महीने के लिए मान लीजिए कि ब्याज का दर जो दिया है 24% है, तो 1 महीने के लिए कितना हो जाएगा, 2% हो जाए, 24/12 कर दिए 2%। उसी तरह से 3 महीने के लिए कितना हो जाएगा, 6% हो जाएगा, और 4 महीने के लिए 8% हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है 1 महीने के लिए कितना हो जाएगा, 1 मंथ के लिए 2% हो गया ना, तो यहाँ पे अगर 3 मंथ करना है तो इधर भी 3 कर लीजिए गुना, और इधर भी 3 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 6% हो गया। तो यही बात तो यहाँ पे लिखा गया, विशेष कुछ नहीं लिखा गया। समझ गए बातों को। तो दोस्तों ये था आपका पूरा का पूरा अर्थमेटिक। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो आप एक लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद मैं पूरा का पूरा आपको फिजिक्स दे दिया हूँ, मैथ पूरा का पूरा आपको हम कंप्लीट करा दिए हैं। इसके बाद केमिस्ट्री बच गया, तो आपको अगर थोड़ा सा लाइक शेयर अच्छे से करिए, हम केमिस्ट्री भी बहुत जल्दी से पूरा का पूरा करा देंगे। अगर आप कोई भी रेलवे के एग्जाम में बैठ रहे हैं ना, चाहे वो ग्रुप डी हो गया, NTPC हो गया, DFCCIL हो गया, जहाँ भी ये क्वेश्चन सब मैथ का पूछा जाता है वो सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ गए बातों को। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय, जय हिंद।